नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हेल्थ केयर के डेटा के बारे में है। दूसरा आर्टिकल कर्नाटक में चल रहे हिजाब कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। तीसरे में हम न्यूज़ अपडेट्स और अंत में हम लीगल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही लॉ सीखो के इनिशिएटिव हैं। तो चलिए हम पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा क्या हेल्थ केयर डेटा रिटेन करा जाना चाहिए उसके बारे में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि बॉडी रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस चला रहे हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि डेटा जो है, हेल्थ केयर डेटा जो है, उसे किस हद तक रिटेन करना चाहिए। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी एक गंभीर मुद्दा बन जाता है जो कि निजता से जुड़ा हुआ है। तो अगर हाल ही की सिचुएशन भारत में देखी जाए तो यहाँ पर जो कस्टमर्स है ये उनके हाथ में है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास में उनका डेटा जाए या ना जाए। तो अभी तक ऐसा कोई एक स्पष्ट हमारे पास में गाइडलाइन नहीं है। वही लीगल स्टैंडिंग देखें हम एनएचए की, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो ये अपने आप में क्लियर है। जब हम खासकर हेल्थ केयर डेटा की बात करते हैं तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऐसे कोई अभी क्लियर लीगल स्टैंडिंग नहीं है, उसी लिए ही वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस चला रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये समझ में आता है इससे कि हमें एक पॉलिसी की तो ज़रूरत है। अब पॉलिसी आने के बाद में या पॉलिसी जब हम बना रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए फ़ायदे और नुकसान दोनों का। अब फ़ायदे और नुकसान की बात जब हम करते हैं तो हम डेटा क्यों ले रहे हैं? डेटा लेने से कहीं ना कहीं रिसर्च और अलग अलग चीज़ों में जो कि हेल्थ रिलेटेड एक पैटर्न बता सकते हैं, जिससे सरकार अपने नियम जो है वो बना सकती है, पॉलिसीज प्रोग्राम बना सकती है, उसमें मदद मिलेगी। उसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड अगर होते हैं और वो पेशेंट फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी भी शिफ्ट करता है तो उसके लिए खुद के लिए भी ये मददगार साबित होगा। वही अगर हम दूसरी ओर देखें तो हेल्थ से रिलेटेड डेटा जो है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि किसी मनुष्य की हेल्थ, स्वास्थ्य या उसे अगर कोई बीमारी है या इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो ये उसका काफ़ी निजी मामला है। ये अगर पब्लिक में जाता है तो कहीं ना कहीं ये उसकी निजता का हक है। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि इसका कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब यहाँ पर क्या सेफगार्ड हो सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 टेस्ट की बात की गई है। एक, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक, अगर आप किसी का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी निजता बनाए रखनी चाहिए। एक अज्ञात नाम से या एक अज्ञात एक कोड से हम उसका डेटा जो है एक यूनिक कोड से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं बैठता है, इन दोनों ही टेस्ट में नहीं पास होता है, तो उस डेटा को डिलीट कर देना चाहिए। ये आर्टिकल में सुझाया गया है। दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। इस हिजाब रो के ऊपर हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटक में कुछ दिनों से। यहाँ पर एक स्कूल में हिजाब पहन के आई कुछ स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया कि आप स्कूल में तभी आ सकते हैं जब आप हिजाब ना पहन के आए, क्योंकि ये ड्रेस कोड का उल्लंघन है। तो उसी को देखते हुए स्टूडेंट्स और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें एक तकरार देखने को मिली। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं इससे एक कम्युनल स्थिति भी पैदा हुई है। बहुत से स्कूलों में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के कारण कॉलेज या स्कूल प्रशासन हिजाब पहन के आए जो स्टूडेंट्स उनको रोक रहा है। वही दूसरी समुदाय में हम ये भी पिक्चर्स देखने को मिलती है कि यहाँ पर अलग अलग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी पहन के दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण केसेस है। श्रीरूर मठ केस सबसे पहले है, जिसमें बताया गया है कि राइट टू रिलीजन हमारे पास में है, लेकिन इसके द्वारा केवल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही प्रोटेक्ट होती है। और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है ये डिटरमाइन करने का जो अधिकार है कोर्ट को है। कोर्ट ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन को देखकर डिटरमाइन करेगा। उसके अलावा सबरीमाला केस में जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने यहाँ पे बताया था कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है अपने आप में डिटरमाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो दूसरी ओर हमें ये भी एक पक्ष देखने को मिलता है। केरल हाई कोर्ट में 2 दफ़े ऐसा मामला गया है जब हिजाब की बात हुई थी। एक बार AIPMT का एग्ज़ाम में यहाँ पर
AIPMT के एग्ज़ाम में कोई चीटिंग ना हो, इसके लिए हाफ स्लीव्स और विदाउट हिजाब और उसके अलावा और दूसरी चीज़ें थे जो पहन के आने के लिए मना किया गया था एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो उस केस में यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक मध्य रास्ता निकालते हुए यहाँ पर अलाउ करा था स्टूडेंट्स को कि वो उनके पास में राइट टू वियर है, उनके रिलीजियस जो भी सिंबल है वो पहन सकते हैं, लेकिन उनको अपना चेकिंग जो है वो वुमेन इन्विजिलेटर से पूर्ण तरीके से करवानी होगी। उसके अलावा एक और जो हमें केस यहाँ पर देखने को मिलता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये माना था कि रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, एक स्कूल का ही मामला था, वहाँ पे आने के लिए मना किया था, हिजाब पहन के ड्रेस कोड का उल्लंघन होता है। तो उस केस में यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने ये माना था कि इंस्टीट्यूट का जो राइट है ये इंडिविजुअल राइट से ज़्यादा बड़ा होता है। उसके अलावा वेंकट रमन देवारू वज स्टेट ऑफ मैसूर का भी केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक मंदिर में एंट्री को लेकर सवाल उठाया गया था, अनटचेबिलिटी कम हो, इसके ख़त्म हो, इसके लिए एक लॉ लाया गया, लेकिन उस मंदिर में एंट्री जो है लोअर कम्युनिटी के लोगों को मिलने की हामी मिल गई, लेकिन फिर भी उस कम्युनिटी के जिनका मंदिर था वो उन्होंने रोका। उनका कहना ये था कि हमारी कुछ रिलीजियस सर्विसेज होती है वो हमें करना होता है और उस वक्त हम किसी को आना अलाउ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल रुख लिया था कि जब भी रिलीजियस सर्विसेज का टाइम हो तो आप उस टाइम के लिए एंट्री बंद कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट एक्सक्लूजन नहीं कर सकते। तो अपने आप में रिलीजन को लेकर काफ़ी दफ़े ये सवाल उठा है। इस बार जो कर्नाटक हाईकोर्ट में ये मामला गया है ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। हिजाब को लेकर केरला हाईकोर्ट में दोनों बार जो जजमेंट आया है सिंगल बेंच का आया है। इस बार डिवीजन बेंच को लेकर कर्नाटक से कोई मामला आ सकता है और ये जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं हमारी न्यूज़ अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूज़ अपडेट्स में अगर हम पहली खबर देखें तो लता मंगेशकर के बारे में, हमारे देश के स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है, भारत रत्न है, इनका निधन हो गया है, इनको राजकीय शोक यहाँ पर पूरे हमारे देश में घोषित किया गया है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये रेयर ड्रैगन फ्लाई के बारे में है जो कि शेचलम में यहाँ पर पाई गई है। तो ब्लैक ग्राउंड स्कीमर या ब्लैक पर्चर स्पीसीज का नाम है, जो ड्रैगन फ्लाई की ये स्पीसीज प्रजाति इसका नाम है ब्लैक पर्चर, जो कि शेचलम हिल्स में पाई गई है। डेंजर कैटेगरी में आती है, रेड लिस्ट में आती है, तो अपने आप में काफ़ी दुर्लभ ये एक प्राणी है जो पाया गया है भारत में। अगली खबर है क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। 70 दशक से ये ब्रिटिश मोनार्क की कुर्सी पर है, काफ़ी लंबे समय में, अपने आप में सबसे लंबा समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा है। अगली आने वाली रानी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे डूसेस सेमिला को क्वीन कॉन्सर्ट के रूप में ये आगे देखना चाहती है। उसके अलावा क्रिकेट जगत से भी बहुत अच्छी खबर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीता है। ये 5वीं बार है जब हम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। इंग्लैंड को फाइनल मुकाबले में भारत ने 4 विकेट से हराया। लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। लीगल न्यूज़ में पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हाल ही में एक रिसेंट जजमेंट में यहाँ पर बताया कि किस केस में यहाँ पर ये कंक्लूड किया जाएगा कि डेथ कॉज करने का इंटेंशन है। डेथ कॉज करने का इंटेंशन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के बीच में अंतर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर 11 पॉइंट्स दिए गए कि अगर कोई खून हुआ है तो उसमें वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, वेपन क्या जो आरोपी है वेपन क्या वो पहले से लेकर आया था कि ऑन स्पॉट उसने लिया था, बॉडी के किस पार्ट में यहाँ पर क्या कोई वाइटल पार्ट में यहाँ पे हिट किया गया है, उसके अलावा किस इंटेंशन से हिट किया गया है, क्या वो प्रोवोकेशन पे हिट करा गया है कि विदाउट प्रोवोकेशन, क्या वो हीट ऑफ पेशन में हुआ है, क्या वो सिंगल ब्लो या वो मल्टीपल ब्लो के द्वारा हुआ है, और एक्ट कितना क्रूअल और अनयूजुअल है। इन सारी चीज़ों को देखकर इंटेंशन जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। इसके लिए 11 पॉइंटर्स सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लेट डाउन करे हैं। उसके अलावा अबॉर्शन से भी जुड़ी एक खबर है कि एक 16 वर्ष की रेप विक्टिम को यहाँ पर 28 वर्ष के फीटस को अबॉर्ट करने की कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में अगर अबॉर्शन करना है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत एबॉर्शन हो सकता है। एमटीबी एक्ट के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 वीक का जो फीटस है, 20 वीक के फीटस तक का यहाँ पर एबॉर्शन किया जा सकता है। अगर फीटस 0 to 12 वीक्स के बीच में हो तो एक डॉक्टर की सलाह से ये एबॉर्शन किया जा सकता है। वही 12 से 20 वीक्स के हफ्तों के बीच में हो तो वहाँ पे 2 डॉक्टरों की सलाह लगती है। इससे ज़्यादा हो तो वो एक स्पेशल केस के रूप में कोर्ट के समक्ष आता है। तो यही केस में 28 वीक का फीटस था और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा केस को देखते हुए इसे अलाउ किया गया। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।